Hello everyone. Today we start a new topic and very interesting topic in Introduction to Solid Mechanics, okay, KCE 403. So, in this subject, the unit number 4, in this unit we will discuss about the slope and deflection and methods how we find out the slope and deflection of any beam, and also we have a study about the columns. Okay. So, whole units we will discuss a very interesting topics and very interesting points related to the beams in introduction to solid mechanics. Okay. So, let me first of all let me introduce to myself. Myself Indresh Kumar Singh, faculty of civil engineering department, VVD and IIT Lucknow. Okay. So, this is the introduction to solid mechanics subject KCE 402, module 4, lecture number 1. Okay. In this chapter we describe methods for determining the equation of the deflection curve of beam and finding deflection and slope at specific points along the axis of the beams. So, let me explain first of all you, यहाँ पर हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे इस वाले यूनिट में वो आपकी ये रहेगी कि जो बीम है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक बीम. ओके. तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ इलास्टिक बीम. ओके. देखिए इलास्टिक बीम तक का क्यों, क्योंकि अगर रिजिड बीम होगी तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं बिल्कुल. ओके. तो यहाँ पे हम इलास्टिक बीम की बात करेंगे और देखेंगे कैसे स्लोप फाइंड करना, कैसे आएगा और क्या डिफ्लेक्शन होगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर मान लीजिए कोई भी एक बीम यहाँ पे आपकी इस तरीके से बनी है. ओके. ये एक बीम है, इसकी सेंट्रल एक्सिस जो होगी वो आपकी न्यूट्रल एक्सिस से होगी. ठीक. इस पे मान लीजिए यहाँ पे कोई सपोर्ट है, बीम तभी रुकेगी. ठीक. ओके. ये एक बीम है, इलास्टिक बीम है. ओके. रिजिड नहीं है कि ब्रेक करे, इलास्टिक है तो कुछ ना कुछ उसमें डिफ्लेक्शन आएगा. तो इसकी ये सेंट्रल न्यूट्रल एक्सिस हो गई. अब आपको बताएं कि अगर यहाँ पर मैं एक लोड लगा दूँ डब्ल्यू लोड. ओके. ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई लोड अप्लाई हो रहा है. ओके. जब कोई लोड किसी भी एक्सिस के बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई होता है तो उसके कारण क्या होगा कि ये बीम कुछ इसमें डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू द इलास्टिसिटी. मैं देखता हूँ कि जैसे लोड अप्लाई किया तो ये बीम कुछ इस तरीके से आपकी डिफ्लेक्ट हो गई. ओके. ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रहेगी और इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो भी कहीं ना कहीं यहाँ शिफ्ट होगी. ओके. तो ये जो आपकी ड्यू टू द इलास्टिसिटी ये बीम डिफ्लेक्ट हुई है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन वर्टिकल डायरेक्शन. ओके. तो इसको हम डेल से डिनोट कर सकते हैं. ओके. एंड ये डिफ्लेक्शन हुआ. मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये बीम यहाँ पर आपको एक ऐसे बीम दी है और उस पर अगर इस डायरेक्शन से उसके बिल्कुल पैरेलल एक्सिस के हम फोर्स कोई भी लगा दें पी. ओके. जैसे कोई भी अगर मैं एक कोई भी आप जैसे यही मैं मार्कर ले लूँ और इसको अगर पॉइंटर को ऐसे कर दूँ तो कहीं ना कहीं इसमें भी डिफ्लेक्शन हो सकता है. ओके. तो ये भी डिफ्लेक्शन होगा, इसमें भी इसकी भी न्यूट्रल एक्सिस इस तरीके से आ जाएगी. तो दो केसेस हैं. जब कभी भी किसी एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर बिल्कुल उसके कोई फोर्स लगता है, उसके कारण अगर वहाँ पे थोड़ा भी डेविएशन होता है. ओके. तो वो डेविएशन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं बेंडिंग. क्या बोलते हैं? बेंडिंग. ओके. बेंडिंग बोलते हैं कि बेंडिंग के कारण हमारा ये जो बेंडिंग हुआ है डिफ्लेक्शन इसमें हुआ. और ये जो एक्सियल वाला हुआ ये होगा हमारा बकलिंग. ओके. बकलिंग के कारण डिफ्लेक्शन इसमें जो भी हुआ. ओके. तो समझेंगे. आई होप कि आपकी ये समझ में आई होगी बात
कि जब कभी कोई बीम है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके एक्सिस के अगर कोई भी फोर्स या लोड जब अप्लाई होता है ड्यू टू विच जो उसका डेविएशन ऑफ एक्सिस होता है इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो ड्यू टू बेंडिंग कहलाता है, वो बेंडिंग होता है। ओके, और वकलिंग क्या होता है? वकलिंग में जब कोई भी मेंबर हो उस पर अगर फोर्स एक्सियल लग रहा होगा तो उसके कारण जो भी डेविएशन उसकी एक्सिस होती है तो वो बकलिंग होती है। तो वकलिंग वाला केस यहाँ पे अभी नहीं हम पढ़ेंगे, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे और ये कॉलम में पढ़ेंगे और इसको बीम में पढ़ेंगे। ओके, सो इन दिस चैप्टर अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसी को हम लोग डिफ्लेक्शन बोलेंगे, किसके कारण? जब भी कोई लोड किसी बीम पे अप्लाइड हो रहा है। ओके, और ये जब लोड को अप्लाई होगा तो ये जो डेविएशन यहाँ पर होगा, और बीम को मैं इस तरीके से बना दूँ और ये हमारा ऐसे कोई डेविएशन हो गया है इलास्टिक। ओके, ये सपोर्ट होगा यहाँ पे, तो ये वाला जो डेविएशन हर सेक्शन का अलग अलग होगा। तो ये जो डेविएशन वर्टिकल हुआ ड्यू टू द लोड डब्ल्यू, ओके, इसको डेल से डिनोट कर सकते हैं आप। तो अब देखिए ध्यान से कि जो इसकी एक्सिस थी उस एक्सिस की जो एक्सिस डिस्प्लेस हुई है वर्टिकल डायरेक्शन में, वो न्यू पोजीशन पे अगर ये इस पॉइंट को ये मान लें तो ये ए डैश हो गया, तो डेल टोटल डिफ्लेक्शन हुआ, इसको हमें फाइंड आउट करना है इस यूनिट में। एंड तो ये जो है डेल, इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्शन। ओके, एंड जो बीम यहाँ थी आपकी जो मेन एक्सिस थी, ये देखिए ये एक्सिस हमारी इस तरीके से कहीं ना कहीं डेविएट हो गई है, तो वहाँ से कितना इसमें ये एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। ओके, देखिए जैसे यहाँ पर मैं अगर एक कोई कैंटिलीवर बीम ले लूँ, ये कैंटिलीवर बीम है, ये आपकी एक्सिस है, अगर इस पर कोई भी लोड आपने लगाया और ये इस तरीके से बेंड हो गई, ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वर्टिकल जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हुआ, तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मान लीजिए डेल हुआ। ओके, ये हमारा कहलाएगा डिफ्लेक्शन। एंड यहाँ पर अगर मैं इससे एक एंगुलर लें, कितना हमारा ये एंगुलर मूवमेंट हुआ, ये थीटा से डिनोट करेंगे। दिस इज द जो डिफ्लेक्शन हुआ, जो उसका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर हुआ, वो आपका कहलाएगा स्लोप। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी डिस्क्राइब methods to determine the equation of deflection of curve of the elastic beam and finding deflection and slope at specific point along the axis of the beam। इसके एक्सिस के along कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे इस यूनिट्स में आपको स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करने। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ जाइए कि जब भी कोई बीम डेविएट हुई वो इलास्टिक बीम होगी, रिजिड बीम होगी तो नहीं होगा डेविएशन उसमें। ओके, तो डेविएशन अगर लीनियर हुआ, वर्टिकली लीनियर हुआ बिल्कुल, तो वो कहलाएगा आपका डिफ्लेक्शन। एंड जो एंगुलर जितना होता है अगर उसकी मेजरमेंट की जाए तो वो आपका होगा स्लोप। ओके, दो चीजें इसमें पढ़नी है आपको। द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम हैज टू बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिमिट द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स दैट आर डेवलप्ड इन द बीम। दिस क्राइटेरिया इज नोन एज द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ऑफ डिजाइन। कोई भी अगर बीम हम डिजाइन करेंगे तो उस बीम में हमें इतना डिजाइन करते हैं सच अ वे दैट इनफ लिमिट टू बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। तो बहुत कम शियर फोर्स के कारण बहुत कम यहाँ पे हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, तो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होती है कि जो क्रॉस सेक्शन इसका होगा, अगर यहाँ से हम कट करें क्रॉस सेक्शन की बात की जाए, ओके, इस बीम का, तो द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम हैज टू बी डिजाइन इन सच अ वे दैट इट इज इनफ to strong enough to limit the bending moment or shear force that is developed in the beam. Okay, this criteria is known as strength of criteria. Another criteria for a beam design is that the maximum deflection of beam must be not exceed a given permissible limit, that beam the must be stiff enough to resist the deflection caused due to the loading. This criteria is known as the स्टिफनेस क्राइटेरिया। तो स्टिफनेस क्राइटेरिया और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया दो हो गई। कोई भी बीम डिजाइन होती है आपको पता होना चाहिए, वो बीम हम कोशिश करेंगे कि उसमें जो भी बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हो, बेंडिंग हो, तो वो उसको गेन कर सके, उसके कारण हमारा डिफ्लेक्शन ना हो। ओके, हल्का हो तो वो कितना हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए कि वो लिमिट क्रॉस कर जाए, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है, कितना लोड तक अप्लाई कर सकते हैं हम। ओके, और ये हमारी क्या होती है कि एक मैक्सिमम लिमिट होती है, परमिसिबल लिमिट, उससे ज़्यादा बीम डिफ्लेक्शन नहीं हो सकती, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टिफनेस क्राइटेरिया। वो उसकी किसी बीम की स्टिफनेस होती है। ओके, अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड मे बी बीम बेंड्स एंड सफर्स डिफ्लेक्शन एट वेरियस पॉइंट अलोंग द लेंथ। जैसे कि हमने बीम बनाई
अब यहाँ पे लोड अगर लग रहे हैं तो ये बीम मान लीजिए यहाँ पे कोई भी सपोर्ट दे दीजिए आप, ओके। देखिए इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा। तो इस तरीके से अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल लोड्स, अगर कई लोड्स यहाँ पे लगे हों तो उन लोड्स के कारण मे बी बीम बेंड्स एंड सफर डिफ्लेक्शन एट वेरियस पॉइंट अलोंग्स द लेंथ। द डिफ्लेक्शन इज कॉज्ड बाय द बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग एट वेरियस सेक्शन ऑफ अ बीम। हमने आपको बताया अभी, डिफ्लेक्शन इज आल्सो कॉज ड्यू टू द शियर बट द मैग्नीट्यूड इज स्मॉल कंपेयर टू द बेंडिंग एंड हेंस इट इज जनरली नेग्लेक्टेड, ओके। तो हमने आपको बताया कि कैसे हमारा बेंडिंग के कारण होता है और कैसे वहाँ पे बकलिंग होता है, ठीक। तो जब भी कोई फोर्स होता है उसके एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है देन वहाँ पे बेंडिंग होता है, और उसी के बारे में हमको पढ़ना है इस यूनिट में, ओके। तो डिफ्लेक्शन की डिफिनीशन जैसे कि मैंने बताई अभी आपको कि डिफ्लेक्शन क्या होता है, द वर्टिकल डिस्टेंस इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन बिटवीन द पोजीशन ऑफ एक्सिस बिफोर एंड आफ्टर लोडिंग at the section of beam is defined as the deflection of beam at that section, okay। स्लोप और डिफ्लेक्शन का मैंने बताया आपको क्या डिफिनीशन होती है। स्लोप होता है जो भी बीम अगर हमारी किसी लोड के कारण वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट उसका होगा, जो उसमें वेरिएशन आया तो एक्सिस कितनी उसकी ओरिजिनल एक्सिस से डिस्प्लेस हो गई वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जो बीम किसी भी पॉइंट पर वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, ओके, ड्यू टू द लोड, एक्सटर्नल लोड अप्लाइड ऑन अ बीम, ओके। और वो क्या हो एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इलास्टिक कर्व्स और डिफ्लेक्शन कर्व्स, द न्यूट्रल एक्सिस इज इट्स डिफ्लेक्टेड पोजीशन आफ्टर लोडिंग ऑफ द बीम इज नोन एज इट्स इलास्टिक कर्व और डिफ्लेक्शन कर्व। तो जो इलास्टिक कर्व या डिफ्लेक्शन कर्व है वही हम बता रहे हैं कि इसमें बीम जो हम पढ़ेंगे वो बीम आपकी इलास्टिक बीम होगी और वो एक कर्व में बन जाएगी, तो वो उसका कर्व हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इलास्टिक कर्व या उसको हम लोग डिफ्लेक्शन कर्व भी बोलते हैं, ओके। तो कोई भी बीम है इलास्टिक बीम होगी, उसमें डिफ्लेक्शन होगा, कितना होगा, उसमें परमिसिबल लिमिट तक पहुंचेगा, इसकी स्टिफनेस कहलाएगी, उसको स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होती है, दोनों पे हम डिजाइन करते हैं किसी भी बीम को। तो आप समझ गए हैं कि डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होता है किसी भी बीम का, ओके। स्लोप की डिफिनीशन, द स्लोप ऑफ अ बीम एट एनी सेक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ एट दैट सेक्शन of the axis in its deflected position after loading measurements the under formed axis। तो ये स्लोप की डिफिनीशन हो गई एंड डिफ्लेक्शन की डिफिनीशन। स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों की आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम निकाल लें। मान लीजिए कोई कैंटिलीवर बीम है, आपको पता है यहाँ पे कोई भी लोड अगर पी आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, तो ये इसकी मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये बीम इस तरीके से आपकी बेंड हो गई, ओके। तो आपकी ये एक्सिस बेंड हो गई। तो अब देखना है यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल वर्टिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज नोन एज द डिफ्लेक्शन, ओके। और किसके कारण हुआ, क्योंकि देखिए मेरे एक्सिस के वर्टिकल बिल्कुल परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू विच ये बेंडिंग में आएगा, ओके। तो बेंडिंग में आएगा और इसमें अगर मैं इसी पॉइंट पे अगर इसका मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ओके, तो ये जो एंगुलर रोटेशन हुआ है इस पॉइंट पर, तो इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे एंड इट इज़ नोन एज द स्लोप। तो कोई भी बीम हो, चाहे आपकी कैंटिलीवर बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो, हर बीम में जब कभी भी लोड अप्लाई हो रहा होगा और वो इलास्टिक बीम अगर है तो उसमें थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन हुआ मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन होगा तो उसको डिफ्लेक्शन बोलेंगे। और किसी भी पॉइंट पर उसको जो रोटेशन होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, उसको हम लोग स्लोप बोलेंगे। और डिफिनीशन दोनों लिखी, ओके। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, ये हमारी देखिए फ्लेक्सुरल द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज नोन एज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ पे कंपोनेंट यूज होंगे अभी हमारे इस यूनिट में, तो इसलिए इसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी याद रखना। इसको ई आई से यहाँ पे दिया गया है। ये क्या होता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बीम हमारी है, ओके, यहाँ पे आपको दिया गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलास्टिक कर्व, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में जो एक इक्वेशन बनेगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन ई आई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम। देखिए एम इक्वल टू ई आई
d2y dx²। ओके, इसी को हम ड्राइव अभी करेंगे, आपको इसमें अभी बताएंगे इक्वेशन कैसे आती है, इसका पूरा डेरिवेशन। तो आप ये समझ गए हैं कि कैसे कोई बीम अगर है, देखिए ध्यान से, कोई भी बीम अगर है इस यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, इसकी ये सेंट्रल एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस हो गई, इस पे सपोर्ट हो गए। ओके, जब कभी भी लोड अप्लाई होगा उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो वहाँ पे बेंडिंग की क्राइटेरिया आएगी, ड्यू टू द बेंडिंग कहेंगे। ओके, याद रखिएगा, बेंडिंग में जब हमारी कोई एक्सेस होती है उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल फोर्स लगता है जब भी कोई लोड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर ये वाली बीम डिफ्लेक्ट हो गई है इस तरीके से, ओके, तो ये डिफ्लेक्शन हुआ, इसकी सेंट्रल एक्सिस भी इस तरीके डिफ्लेक्शन में आई। अब देखिए आप, इसके सेंटर पे आपका कितना हो गया डिफ्लेक्शन, डेल हो गया, और ये जो मेन एक्सिस थी यहाँ से देखिए ये रोटेशन हुआ, ये हम स्लोप मान लेंगे, थीटा से डिनोट कर देंगे, तो इट इज़ अ स्लोप। ओके, अब अगर किसी भी, आप मान लीजिए ये जो कर्व आपका बन रहा है, सर्कुलर कर्व बन रहा है, इस पॉइंट से अगर हम देखें किसी एक सेंटर पॉइंट के अलॉन्ग अगर टेंजेंट यहाँ पे ड्रा करें तो आर रेडियस के साथ। ओके, अगर ये कर्व की मैं बात करूं, जो इलास्टिक कर्व बना है, तो वो आपका क्या होगा, आर रेडियस के साथ। हम देख सकते हैं कि इसका सेंटर जहां कहीं पर भी होगा इस वाले कर्व का ओ, ओके, उस पॉइंट से अगर हम इसके एंड बीम के ज्वाइंट कर दें, दैट इज आर रेडियस। ओके, तो ये सर्कुलर देखिए एक पूरा सेक्शन बन जाएगा, वहीं से पार्ट हम कट कर रहे हैं, इसी से हम आगे डेरिवेशन अभी करेंगे। और ये वाला कर्व है, हमने मान लिया कि ये कर्व जो है, ये जो बीम थी आपकी ए बी बीम, ओके, अब ये क्या हो गई, ये बी बीम थी आपकी, ये पॉइंट मान लीजिए जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, सी पॉइंट पे लोड अप्लाई हो रहा है, ए सी बी बीम है, और ये ए सी डैश वी बीम हो गई। ओके, तो ओरिजिनल बीम आपकी ए सी वी है, एंड जो डिफ्लेक्शन के बाद में ए सी डैश वी बीम हो गई। ओके, और ये जो डिफ्लेक्शन का एक कर्व ऐसा बन रहा है, इलास्टिक कर्व इसको हम कहेंगे, इसी बीम को। और ये हम मान सकते हैं कि ये कहीं न कहीं एक किसी भी सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है, उसको हमने उस जितना भी कर्व होगा उसी को हम अगर सर्कल में ड्रा कर लें तो वो एक छोटा सा पार्ट होगा। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारी जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इलास्टिक कर्व, इसके लिए हम ड्राइव करेंगे। और ये इक्वेशन मूवमेंट की जो आपकी है, ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, तो मेनली हमको डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड करने हैं, उसके मेथड्स कौन कौन से हैं वो फाइंड आउट करने के किसी भी बीम के, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ऑफ इलास्टिक कर्व जो है स्लोप और डिफ्लेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी मेथड्स में यूज करेंगे। तो उस इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं, किस पार्ट के लिए, उसी बीम के लिए। आप समझ जाइए, ओरिजिनल बीम जो है और वो बीम में अगर लोड अप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन हमारा हो रहा होगा बीम में। ओके, और डिफ्लेक्शन वो कर्व ऐसा बन रहा है, मैं मान सकता हूँ कि वो सर्कुलर कर्व, सर्किल का कोई पार्ट ऐसा बन रहा है, सर्कल तो नहीं बनेगा। ओके, तो उस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए कुछ एज्यूम्शंस लिए गए हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एज्यूम्शंस मेड इन द डिफ्लेक्शन। एक्सिस ऑफ द बीम इज हॉरिजेंटल बिफोर लोडिंग। ये नहीं हो सकता कि पहले से ही आप ऐसे किसी भी बीम को दे दो, बिफोर लोडिंग आपकी एक्सिस बिल्कुल ही हॉरिजेंटल होनी चाहिए। ओके, जब भी आप बीम बनाओगे, क्योंकि ये तो सबको पता है कि कोई भी बीम अगर हम बना रहे हैं तो वो बिल्कुल ही हॉरिजेंटल होनी चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा भी उसमें शुरुआत में ही डिफ्लेक्शन हो। ओके, क्योंकि ये तो अवॉइड करेगा कोई भी हो। तो एक्सिस ऑफ द बीम इज हॉरिजेंटल बिफोर लोडिंग, डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर फोर्स इज नेग्लिजिबल। ओके, शियर फोर्स के कारण जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको नेग्लिजिबल लेंगे, क्योंकि दैट इज कंपेयर टू बेंडिंग डिफ्लेक्शन जो है उसके कंपेयर में बहुत कम होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। डिफ्लेक्शन ड्यू टू शियर फोर्स इज नेग्लिजिबल। ओके, द सिंपल, थर्ड वाला अज्यूम्शन है सिंपल बेंडिंग इक्वेशन एम आई, ये वाली बेंडिंग इक्वेशन एम आई अपान सिग्मा वाई इक्वल टू ई अपान आर इज अप्लीकेबल एंड ऑल द अज्यूम्शंस मेड इन सिंपल बेंडिंग थ्योरी आर वैलिड। तो ये जो इक्वेशन है आपने पहले पढ़ी होगी, इसको तो पहले पढ़ चुके हो, एम अपान आई बेंडिंग इक्वेशन जो है आपकी। ओके, तो इस इक्वेशन को ड्राइव करते समय जो भी आपके अज्यूम्शंस थे वो सारे यहाँ पर वैलिड रहेंगे। ओके, मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक एंड ओवेज हुक्स लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हुक्स लॉ जरूर फॉलो करना चाहिए, और मटेरियल होमोजेनिक होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम एज द कंप्रेशन एज वेल एज इन टेंशन, प्लेन सेक्शन रिमेन बिफोर
प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द वेंडिंग। तो ये पॉइंट आपको याद होगा कि जब हम कोई बीम बनाते हैं और अगर ये वेंड हुई, जब भी हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे, इस तरीके से ये आपकी वेंड हो गई है ये इसके से, तो जो यहाँ का क्रॉस सेक्शन होगा वो उसका जो प्लेन है दैट इज़ द सेम आपका बिफोर एंड आफ्टर द बेंडिंग, जब हम कोई लोड अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये आपके एज्यूम्शंस हो गए। उस इक्वेशन को, इलास्टिक इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, दैट इज़ द मूवमेंट की इक्वेशन है, बेंडिंग मूवमेंट जो इक्वेशन दी गई है आपको पता है। जब कोई बीम हम देख रहे हैं, कोई भी बीम हो, चाहे कैंटिलीवर बीम हो, आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम हो, उस पर जब भी लोड अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन होगा जब इलास्टिक बीम होगी। ओके, तो वो जो डिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे जो उसका लीनियर बिल्कुल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको डिफ्लेक्शन कहते हैं, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग स्लोप बोलेंगे। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इलास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज होता है। वो इलास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज m इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, और वो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमको उसका डेरिवेशन करना है। आपको मैं बता रहा हूँ कैसे ड्राइव की जाती है वो इक्वेशन। उस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले कुछ एज्यूम्शंस हैं, ये एज्यूम्शंस याद कर लीजिए, लिखने रहेंगे। तो एज्यूम्शंस आपको लिखने हैं मेड इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। ओके, जैसा कि यहाँ पे ग्राफ दिया है, हम अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस आपकी दी गई है, दैट इज़ द वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक P और Q, ओके, ये पार्ट ले रहे हैं बीम का। जो बीम हम बना रहे थे, जो ये वाली बीम आपकी बन रही थी, कोई भी, ये मान लीजिए PQ बीम है, जब लोड अप्लाई हुआ दैट इज़ द डिफ्लेक्शन। ओके, ये डिफ्लेक्शन अगर है आपका, तो यहाँ से अगर हम कोई भी एक पार्ट कट कर लें, वो पार्ट को यहाँ पे हमने बनाया, ये देखिए थोड़ा कर्व है। ओके, कैसे, जैसे ये बीम हमारी कर्व थी, तो अगर इसके हम यहाँ से बिल्कुल टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये देखिए जिस पॉइंट पे कट करेंगे तो उसको हम सेंटर बोलेंगे O पॉइंट से, और ये रेडियस हो जाएगी इस सर्कुलर पोर्शन की बीम की। कोई भी बीम देखिए, आप बीम देखिएगा अगर डिफ्लेक्ट हुई तो इस तरीके डिफ्लेक्ट होगी, तो वो कहीं ना कहीं उसका एक सेंटर ऑफ पॉइंट होगा जिसके अलॉन्ग वो सर्कुलर उसका क्रॉस सेक्शन होगा। दैट इज वो पॉइंट, हम एक स्मॉल उसका सेक्शन कट कर रहे हैं डिफ्लेक्टेड बीम का, दैट इज PQ। ओके, तो ये PQ हम कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे AB बीम थी हमारी, ठीक। तो PQ पार्ट हमने कट किया, और इस फ्रेम ऑफ रिफ्रैक्शन में, तो फ्रेम में अगर हमने यहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे देखो ये बनाता हूँ इस तरीके से, थोड़ा ये कोई पार्ट है। ओके, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट से हम देखें किसी भी पॉइंट पर, तो ये R हो गए रेडियस, ये इसका सेंटर ऑफ पॉइंट C दिया गया है, तो ये C पॉइंट हो गया। ओके, अब ये कह रहे हैं कि अगर इस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट, तो टेंजेंट वो जब कट करेगा आके, तो वो ये वाला यहाँ ड्रा किया गया है, दैट इज़ द फाई। यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस पे करें तो फाई हो जाएगा, और इस पॉइंट का अगर हम ड्रा करें तो फाई प्लस डेल फाई की, थोड़ा आगे अगर बढ़ गया तो उसका ज़्यादा होगा, तो डेल फाई हो गया। दूसरे पॉइंट का हमने देख लिया है। तो एंगुलर रोटेशन, क्योंकि हर पॉइंट का एंगुलर रोटेशन अलग अलग होगा। ओके, तो ये दोनों याद रखिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये बीम का पोर्शन लिया गया, दोनों के टेंजेंट्स अगर एक्स एक्सिस पे लाएंगे तो एंगल दिया गया हमारा फाई, फाई प्लस डेल फाई। और अगर मैं इस पॉइंट को इस तरीके से डिनोट करना चाहूँ तो दैट इज द डी वाई, और ये एक्स एक्सिस पे है डी एक्स। ओके, ये दोनों दिए गए हैं, ठीक। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा डेल फाई है, तो उसी को हम, ये वाला एंगल जो होगा वो डेल फाई एंगल ही होगा, ठीक। ये समझ गया। और ये डिस्टेंस अगर बिल्कुल मैं मान लूँ कि लगभग हॉरिजॉन्टल है, इट इज़ द DS। ओके, तो ये एंगल जो आपका बनेगा इन दोनों एक्सिस के बीच का, ओके, ये वाला वो D फाई होगा। तो ये आपको कर्व दिया गया है, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। इस कर्व से हमारी ये इक्वेशन, वही बीम है उसी का मैंने बनाया है। तो कंसीडर अ पीस ऑफ डिफ्लेक्टेड कर्व ऑफ बीम PQ इक्वल टू DS, लेंथ आपको दी गई है। लेट द टेंजेंट्स एट P एंड Q मेक एंगल्स फाई एंड फाई प्लस डेल फाई विद द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट A एंड B respectively. Point C is the center of the curvature and the distance CP and CQ equal are the radius of curvature. PQ is the distance, DS and tangents are the length. ओके, वहाँ से अगर हम बात करें तो DS इक्वल टू RD फाई आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। ओके, कहाँ से, इस वाले कर्व से। ओके, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा एंगल जो DS हो जाएगा। तो हमें पता है क्या होता है, ये कर्व इक्वल टू R थीटा होता है, L इक्वल टू R थीटा होता है, मीन्स R डेल फाई, ये हमारा, और लेंथ कितनी है R, वो सॉरी DS, तो DS इक्वल टू R डेल फाई,
ओके। देयरफॉर आर डेल एस डेल फाई ये लिखा है हमने, देयरफॉर आर डेल एस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं। अगर इसमें हम डी एक्स वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगा, डी एस अपॉन डी एक्स और डी फाई अपॉन डी एक्स। ओके, इसी में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, ठीक। तो डी एस अपॉन डी एक्स, इस कर्व में आप जब जाएंगे तो यहाँ से देखेंगे डी एस अपॉन डी एक्स, ये हमारा आ जाएगा सेक फाई। ओके, तो सेक फाई आ गया, ये लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई डेल फाई डेल एक्स। ओके, तो यहाँ पर सिंपल लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स पी एक्स वाई, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम पी क्यू एंड डी वाई, ये दे दिया गया, वही कर्व देखिए बनाया गया है। अब आपको ये सिंपल सा साइन फाई कॉस फाई टेन फाई लिख दिया, तो सेक स्क्वायर फाई डेल फाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आप इक्वेशन से गेट डेल स्क्वायर वाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक, या ये वाली चीज़। तो यहाँ से डी फाई अपॉन डी एक्स अगर निकालेंगे तो डेल स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर फाई आ गया। ओके, अब आप समझिए, देखिए ये तो वही सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन लिखी हुई है, 1 अपान आर इक्वल टू इतना आ जाएगा जब हम सॉल्व कर लेंगे ये वैल्यू, ठीक। तो 10 स्क्वायर फाई आ गया है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ये रखें। अब आपको देखना है कि 1 अपान आर ये चीज़ जो है आपकी, इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ठीक। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये हमारी इक्वेशन 1 अपान आर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डिवाइड वाई जो आ रहा है 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2। ओके, ये नेग्लेक्ट हम इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि देखिए डिफ्लेक्शन आपका जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है कि अगर ये बीम दिए और इस तरीके से ये डिफ्लेक्शन हो जाए, क्या इतना ज़्यादा दे देंगे आप? कभी ऐसी बीम थोड़ी इतना डिफ्लेक्ट हो जाए कि लोड लगा कि इतना ज़्यादा गए, वो तो कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ी कभी हो सकता, बहुत ही ऑड दिखेगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी बीम होगी वो लगभग ऐसे हल्का सा थोड़ा डिफ्लेक्शन होता है इन इलास्टिक में। अब ये इतना हल्का सा हुआ तो डी वाई डी एक्स क्या हो गया, जब इतना हल्का हुआ तो यहाँ पर स्लोप भी कितना होगा, बहुत कम हो जाएगा। और डी वाई डी एक्स क्या होता है, एक स्लोप ही होता है। दिस मीन्स कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है बस यहाँ पर। और तो सिंपल वही ज्योमेट्री लगाई गई है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 1 अपान आर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, और m अपान आई इक्वल टू ई अपान आर इक्वेशन से आप निकाल लीजिए 1 अपान आर। ओके, तो हमारा आ जाएगा m अपान ई आई, ठीक। अब ये चीज़ दोनों इक्वेट कर दीजिए आप, तो हमारी ये इक्वेशन मिल जाएगी जो कि हमारी इलास्टिक कर्व की इक्वेशन है। ओके, साइन कन्वेंशन आपको पता है, एक्स एक्सिस पे जाओगे तो पॉजिटिव, ऊपर को पॉजिटिव। ओके, तो ये रहेंगे। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे। ओके, थैंक यू।